वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो गया है और साइंस का सारा जो बचा हुआ लेक्चर फिजिक्स का है वो आज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, फिजिक्स ठीक है किसी वजह से लेट हो गया, लेकिन पूरा का पूरा जो है वो माइंड मैप तैयार है, रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर का जो टॉपिक बचा वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, साथ साथ एमसीक्यू का भी सीरीज आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स की यूनिट एंड डायमेंशन से। एक सवाल आता है, ठीक है, 8 से 10 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में एक पेज को, लेकिन एक सवाल कंफर्म हो जाएगा। एक एक सवाल जो है कि एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए। ठीक है, एक एक नंबर से पीटी नहीं हुआ है। ठीक है, तो कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपका पीटी एक नंबर से ना हुआ तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो हर एक टॉपिक को क्लियर वे में पढ़ के जाना है। देखो, इससे तो कंफर्म एक नंबर आना ही है, तो एक पेज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल यूनिट से। 2-3 तरह के यूनिट को हम लोग देखेंगे। एक है भैया फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद ये सब सारा कहानी हम लोग देखेंगे। इससे बाहर एक नंबर का सवाल आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो, पिछले बार ही सवाल पूछा गया था कैंडेला से। अगर फंडामेंटल यूनिट 7 याद हो तो कैंडेला एक सवाल ऐसे ही बन गया था, कोई टेंशन नहीं थी, एक नंबर मिल गया। लेकिन ये सब कंटेंट नहीं होने की वजह से स्टूडेंट रिवाइज करके ही नहीं जाता है। तो एक पेज में ये सारा बात है, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली बात है फंडामेंटल यूनिट। क्यों नाम है इसका फंडामेंटल यूनिट? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सारा 7 यूनिट जो है वो अपने आप में भैया इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये खुद का इसका अपना मसला है। तो सबसे पहला है लेंथ। ठीक है, लेंथ को नापते हैं मीटर में। ठीक है, एल हो गया इधर डायमेंशन में। मास हो गया केजी में नापते हैं इसको। टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। केल्विन देखो एसआई यूनिट है। ये जितना भी एसआई इधर यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा एसआई यूनिट है। ठीक है, तो याद रखना केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस भी नहीं, फ़ारेनहाइट भी नहीं, क्या है, केल्विन है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल है एसआई यूनिट। और लुमिनस इंटेंसिटी से सवाल पूछा गया था कि कैंडेला जो है वो किसका यूनिट है। तो लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला जो है वो क्या है, यूनिट है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की क्या कहानी है। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 पढ़ेंगे हम लोग, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो है रेडियन। ठीक है, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या हो गया, रेडियन। सीधा सीधी सवाल बनेगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जब डिराइव्ड वाला पढ़ेंगे अभी तो इसमें थोड़ा फार्मूला याद करना है और कैसे डिराइव्ड होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो रेडियन इसका सीधा सीधा यूनिट है। प्लेन एंगल का यूनिट आ जाएगा सीधा कि भैया प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, 4 ऑप्शन रहेगा, रेडियन मार के आना है। उसके बाद सॉलिड एंगल है। ठीक है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है उसका क्या नाम है भैया, स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। ठीक है, ये यूनिट है किसका, सॉलिड एंगल का। ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये जो कुछ जो है वो फैक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। अब कहाँ ढूंढने जाओगे, ये एक जगह इसलिए कर दिया गया है। 1 नॉटिकल माइल कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1.852 किलोमीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वो कितना है, 1.455 × 10⁻11 मीटर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह कहानी 1 नॉटिकल माइल हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.455 × 10⁻11 मीटर। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बात लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर।
वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रहा है 1 साल में, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर में कितना मीटर है भैया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, ठीक है। इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इस मीटर में दिया हुआ, ठीक है। ऐसा यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मल सी बात है। 1 यार्ड 3 फीट। अब मास का 1.453.5 ग्राम होता है, ठीक है। 1 पाउंड 1 क्विंटल 100 केजी होता है। 1 टन 1000 केजी होता है। ये सब तो नॉर्मल सी बात है, आगे चलते हैं, ठीक है। एरिया आपको पता है कि 1 एकड़ में कितना होता है, 4046 है, ठीक है। 4046.06। देखो ये डेटा इसलिए एक जगह लिख दिए हैं कि आप एक झलक देख कर जाओ एग्जाम में, क्योंकि अगर डेटा से डायरेक्ट सवाल आ जाता है तो वहाँ पे अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बार देखे रहोगे तो दिमाग में घूमते रहता है। अगर सवाल आ गया तो बन जाएगा। वॉल्यूम की क्या कहानी भैया, 1 लीटर, ये आपको पता है। 1 गैलन, देखो ये तो पूछा हुआ सवाल है बैरल वाला। अब बैरल वाला कभी सवाल पूछा होगा, ठीक है, तो उस वक्त स्टूडेंट अगर रिवाइज करके नहीं गया तो कैसे बनाएगा, वो अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। इसमें 159 लीटर होगा, तो 1 बैरल कितना होगा, 159 लीटर। 1 गैलन 3.785 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइम की क्या कहानी है, टाइम है 1 कॉस्मिक ईयर इक्वल टू 25 करोड़ ईयर। तो आ जाएगा सवाल कि 1 कॉस्मिक ईयर में कितना ईयर होता है भैया, तो 25 करोड़ ईयर होता है। डेराइव्ड यूनिट पढ़ते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। सबसे पहला डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। आपको पहले भी पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब एक एक करके चीज़ों को समझो। मास का हो गया केजी और वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर क्यूब, यानी कि ml-3। ये एक एग्जांपल लिखकर दिखा दिए, बाकी सबका वैसे ही लिख सकते हो आप। डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है। और फोर्स का होता है ma। सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो मास का क्या हो गया, आपको पता है केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि अगर वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, तो डी का टी स्क्वायर हो गया, डी बाई टी स्क्वायर। तो हो गया इस तरफ क्या हो गया भैया, केजी हो गया, मीटर हो गया, और टी का हो गया सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। एम का हो गया केजी और इसका हो गया वी बाई टी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये केजी तो था ही, और वी का हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टी, तो 1 टी और 2 डी, टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सीधा सीधी लिख लेंगे, केजी हो गया, ये डी का हो गया मीटर, इसका हो गया सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इतना तो मैथमेटिक्स समझ में आ रहा होगा। ये हो गया न्यूटन। प्रेशर का क्या कहानी है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है सर, कितना फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का तो पता है न्यूटन हो गया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या कहेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, वर्क पढ़ते हैं, ठीक है। वर्क क्या डेफिनेशन है, एफ इंटू डी। अब एफ इंटू डी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क, ठीक है। और एफ इंटू डी का मतलब क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये मतलब इसका स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, तो एफ हो गया इंटू डी हो गया, तो एफ हो गया फोर्स, फोर्स का हो गया न्यूटन, और डी क्या डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या डिस्टेंस है, तो किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो न्यूटन मीटर हो गया। इसको कहते हैं जूल, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। यानी कि वर्क का जो यूनिट क्या है, जूल है, न्यूटन पर मीटर। अगर सवाल आ गया कि भाई ये जूल क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, पर मीटर नहीं, सॉरी, न्यूटन मीटर होता है। एनर्जी का क्या कहानी, एनर्जी क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क पर यूनिट टाइम इसका तो डेफिनेशन हो गया। तो वर्क का आपको पता है जूल होता है, ठीक है, और टाइम का हो गया सेकंड।
तो ये हो गया इसका यूनिट। अब इसी को क्या कहते हैं, वाट। तो आपको पता होना चाहिए वाट में क्या आ रहा है कहानी, जूल पर सेकंड की कहानी है वाट में। यही सब सारी चीज़ें हैं जो एक बार लिखकर याद किया जाता है ताकि एग्ज़ाम में आए तो एक सवाल तो पक्का हो ही जाए। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ये डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है। मोमेंटम आपको पता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम एम भी, ठीक है। तो मास का हो गया केजी, वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड हो गया इसका, ठीक है, मोमेंटम का। इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो एफ टी हो गया, तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का हो गया न्यूटन और टाइम का हो गया सेकंड। एक एक को लिख लिख कर बता दिए, एक एक को लिख लिख कर रिवाइज कर लो, एक सवाल एकदम पक्का। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया तो है ही, ठीक है। 1 बार इक्वल टू 10 पास्कल होता है, ठीक है। 10 पर पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो 10 पास्कल कितना 1 बार इक्वल टू 10 पास्कल। ये सब सवाल आता है अदर पीसीएस में, सब पूछा हुआ सवाल इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। 1 बार इक्वल टू 760 टॉर है, ये TORR टॉर, ठीक है। तो एक बार में 10 पास्कल और एक बार में 760 टॉर, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस मतलब वही प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दिया गया है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसमें कि भैया यहाँ पे स्ट्रेस है तो क्या यूनिट होगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। स्ट्रेस ही क्या है, प्रेशर है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दिया गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की क्या कहानी है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। अब देखो स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ऊपर भी लेंथ होता है नीचे भी लेंथ होता है, दोनों कट जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। तो सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट बच गया जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखना स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है वो क्या है, सरफेस टेंशन है, न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है भैया, यूनिवर्स में जितना भी बॉडी है वो मिनिमम शेप रिक्वायर करना चाहता है, ठीक। इसीलिए देखोगे कोई कुछ भी यूनिवर्स में है वो क्या है, गोल है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है, क्योंकि सबसे मिनिमम एरिया यही होता है। ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, जी का क्या, आपको एक फार्मूला पता है कि एक मास यहाँ रखेंगे दूसरा मास यहाँ रखेंगे, तो ग्रेविटेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसका डेफिनेशन क्या है कि ये दोनों के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यहाँ इसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब ये हटेगा तो F इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे G की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जब G निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों नीचे चलाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों नीचे चलाया, तो F का हो गया न्यूटन, ठीक है। आर गेटिंग माई पॉइंट। R का हो गया एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, R डिस्टेंस ही है, डिवाइड बाई m1 इंटू m2 यानी कि kg का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया भैया, ग्रेविटेशन का यूनिट हो गया। तो आ गया तो आपसे बनना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बोलो या फ्लक्स बोलो, यूनिट के लिए बोल रहे हैं, डेफिनेशन के लिए नहीं। तो यूनिट के लिए क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको टेस्ला कहते हैं, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर जिसको टेस्ला कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो यूनिट है। ये सीधा सीधी सवाल आएगा, याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट छाट कर पढ़ा रहे हैं। विस्कोसिटी की क्या कहानी है, विस्कोसिटी पास्कल इंटू सेकंड होता है, ठीक है। CGS में इसको पॉइज बोलते हैं, मतलब यूनिट है, नाम है पॉइज। तो ये था यूनिट एंड डायमेंशन की कहानी, एक बार आपको लिख के तो याद करना पड़ेगा, डिराइव्ड यूनिट वाला, बाकी वो सब तो डायरेक्ट कहानी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। इनिशिएटिव है, सपोर्ट करना चाहिए आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे लाइट, कंप्लीट लाइट। एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करें। वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो गया, और साइंस में जो है बायोलॉजी कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, और फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 लेक्चर और आ जाएगा, ठीक है। आज ही सारा लेक्चर आएगा, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग पढ़ते हैं वेव एंड साउंड, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर है, आज तो सारा कंप्लीट ही हो जाएगा। वेव एंड साउंड, ठीक है। तो वेव एंड साउंड में क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेव का थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद 2 तरह का वेव होता है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में 2 तरह का होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ठीक है। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक यूजेस ऑफ, ठीक है, यूज देखेंगे, सवाल आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, पिच के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिवर्बरेशन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद देखेंगे हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे। सिंपल सी नाम पे मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। इंटेंसिटी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड पढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग साउंड हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वेव और साउंड वाले चैप्टर में। क्लास 9 में ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेव का डेफिनेशन क्या है। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव, ठीक है। डिस्टर्बेंस कैसा, प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होगा तो वेव क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक स्ट्रिंग लें, दोनों तरफ बांध दें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिए, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे होने लगेगा, वेव क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर थ्रू दिस वेव, ठीक है। अब एनर्जी जो होगा, ये जो वेव चल रहा है इसी से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर थ्रू दिस वेव। अब ये जो होगा वो 2 तरह का होता है सिचुएशन। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। क्या डिफरेंस है दोनों में। नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होगा, रिक्वायर्ड मीडियम। जब तक मीडियम नहीं होगा कोई भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी सर। और नॉन मैकेनिकल वेव में नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव की तो इसमें मीडियम की ज़रूरत है। जैसे साउंड वेव, तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि ये जो वेव है तो ये वेव के पैरेलल ही पार्टिकल जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो वेव के पैरेलल ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो प्रोपगेशन जो हो रहा है वेव का उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। और सिचुएशन अगर ये हुआ कि जो वेव मूव कर रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो वे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। देखो ट्रांसवर्स, इसको उल्टा कर इधर लेके चलो, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साउंड वेव है, इसमें एग्जाम्पल किया वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव, ये सब क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड के बारे में पढ़ें, स्पेशली चैप्टर दिया हुआ है साउंड का। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। सिंपल सा वेव ही है ये। आगे चलते हैं। साउंड जो है वो 3 तरह की कहानी है साउंड की। एक कहानी है इंफ्रासोनिक, दूसरा है ऑडिबल, तीसरा है अल्ट्रासोनिक।
इंफ्रासोनिक में क्या होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है तो इंफ्रासोनिक के अंदर में जाएगा। एग्जाम्पल एलिफेंट, व्हेल, स्नेक, राइनो, ये सब का बहुत कम फ्रीक्वेंसी होता है। लेस देन फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो अगर फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में है तो जैसे ह्यूमन तो होगा ऑडिबल साउंड होता है, ठीक है। एक होता है अल्ट्रासोनिक, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ये किलो है, ठीक है, किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा रहा फ्रीक्वेंसी तो वो किस में जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव में चला जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया वो। जैसे बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, सोनार में सबसे पहले कई बार सवाल पूछा हुआ है, सोनोग्राफी में सवाल पूछा हुआ है, इकोकार्डियोग्राफी में सवाल पूछा हुआ है, तीनों से तीनों। फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको क्या क्या अफेक्ट करता है वो चीज़ को देखते हैं। पहली बार टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इलास्टिसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, स्पीड का, मतलब कि साउंड के स्पीड का। आगे चलते डेंसिटी, ये भी साउंड की स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी। तो ये कहानी था। एक देख लो भैया, स्पीड ऑफ साउंड जो है कैसे कैसे सॉलिड में ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में उससे भी कम होगा। उल्टा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि गैस में ज़्यादा होगा साउंड ज़्यादा सुनाई देता है, नहीं, सॉलिड में ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। अगर सॉलिड में ज़्यादा नहीं होता तो ईयरफोन में कैसे इतने अच्छे से आवाज़ आता, कॉमन सेंस लगाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पहला इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 यूनिट एरिया में कितना साउंड जो है पास कर रहा है उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रेशर पर यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है, जो साउंड पास हो रहा प्रेशर ही तो एग्जर्ट करेगा। वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, जिसको कहते हैं बेल। लेकिन बेल जो है जनरली हम इसमें बेल में नहीं नापते हैं, किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। तो 1 डेसिबल कितना होता है, 1/10 ऑफ बेल को कहते हैं 1 डेसिबल। 1 डेसिबल में ही हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को नापते हैं। आगे चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ये देखो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। क्या कि भैया इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एम्पलीट्यूड का। अभी एम्पलीट्यूड की क्या कहानी है, वेव इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है तो ये जो हाइट है इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। रेजोनेंस जब हम पढ़ेंगे तो भैया इसको और एक्सटर्नल फोर्स हम दे के इसको और ज़्यादा वाइब्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये इस तरीके से था तो और ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा परमानेंटली, सिंपल सी चीज़ थी। अकॉर्डिंग टू WHO 45 dB जो है वो परफेक्ट माना जाता है ह्यूमन ईयर के लिए। 45 dB सवाल पूछा हुआ है। और सवाल किससे पूछा हुआ है कि भैया 90 dB से अगर ज़्यादा हो गया डेसिबल, तो 90 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो गया इंटेंसिटी तो क्या होगा, हार्मफुल फॉर ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के लिए हार्मफुल हो जाएगा, वही पूछा हुआ सवाल है। पिच की क्या कहानी है, पिच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा पिच होगा। पिच होता क्या, हाई और लो ऑफ साउंड, यानी कि ये किसी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू हाउ हाई और लो, ठीक है, साउंड। यानी कितना हाई है साउंड और कितना लो है साउंड, वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। डिटरमिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये पिच।
पिच कम वाले का क्या एग्जांपल है? एलिफेंट, वेल, फ्रॉग, लायन। अब बड़ा बड़ा है इन लोग, तो ये मत सोच लेना कि इन लोग की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा है, नहीं, पिच बहुत कम है। हाईएस्ट पिच वाला को देखो भैया, मॉस्किटोज, फीमेल, बर्ड, बैट, डॉल्फिन, ये सब का पिच बहुत ज़्यादा होता है। श्रील जो आवाज़ निकलता है वो पिच से ही निकलता है, सुरीली आवाज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की क्या कहानी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एग्जांपल सिनेमा हॉल, ठीक है, सोनार, ये सब कहानी है। होता क्या है सिनेमा हॉल में वो समझते हैं, इससे सवाल आता है। ऊपर में कर्व्ड होता है, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है। जब रेज यहाँ से निकलेगा तो सीधा एक एक सीट पे आके गिरेगा, रेज निकलेगा एक एक सीट पे आके गिरेगा, ठीक है। और जो इको है, इको बोले तो भैया बार बार, मतलब अलग अलग रिफ्लेक्ट होके साउंड जो सुनाई दे रहा है बार बार, ठीक है, उसको कहते गूंज रहा है आवाज़। तो आवाज़ जब गूंजता है उसी को जो है वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है हॉल के अंदर, जिससे कि साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये कहानी था पूरा हॉल का। तो रिफ्लेक्शन देखा हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिंपल सी बात है, सिनेमा हॉल में इस्तेमाल किया जाता है इसको। इको क्या होता है? एंड इको इज ए रिपीटेशन ऑफ साउंड हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ड और लार्ज सरफेसेस से जब रिफ्लेक्ट करता है साउंड तो बार बार सुनाई देता है, जिसको कहते हैं इको। अब रिवर्बेशन देखो, रिवर्बेशन क्या होता है? रिवर्बेशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिवर्बेशन। एनसीईआरटी में दिया हुआ, उठाकर देख लो जाकर। रिवर्बेशन क्या? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एग्जाम्पल हॉल, हॉल में क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। अब इसी को एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाता है। तो रिवर्बेशन का डेफिनेशन क्या हो गया? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की क्या कहानी है? अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है। इसमें क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लाइट जाता था, यहाँ पे साउंड जाएगा, सिंपल सी बात है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब साउंड ट्रेवल करेगा तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। फिर उसके बाद है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इसमें क्या कहानी है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड में? कि हियरिंग, इसमें एक एग्जांपल याद रखो भैया, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार से जब गुजरते हो, अगर रूम में कोई बातचीत कर रहा है, अगर आपको सुनाई दे दिया यहाँ, ठीक है, यह दीवार, ठीक है, ये और यह दरवाज़ा, यह रूम, और यहाँ कोई बातचीत कर रहा है, यहाँ से आप गुजर रहे हो और आपको सुनाई दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल था, ये वॉल को क्रॉस करके साउंड जो है आपको सुनाई दिया। तो जब ये सिचुएशन आए, किसी मीडियम को साउंड जो है वो क्रॉस कर जाए, तो उसको कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। हियरिंग साउंड फ्रॉम क्रॉसिंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। घर के अंदर रूम से साउंड क्या हो गया, दीवार से पार होकर बाहर सुनाई देने लगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब एक कहानी है रेजोनेंस की, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस की क्या कहानी है हम लोग पहले भी देखे हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। अगर ये वेव है, ठीक है, और सिचुएशन ये हुआ कि इसको एक्सटर्नल फोर्स दे के इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो ये सिचुएशन को क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस कहा जाता है। तो रेजोनेंस आपको समझ में आ गया, सिंपल सा आ जाएगा कि भैया किस में जो है वो एम्पलीट्यूड को जो है इंक्रीज करते हैं, तो रेजोनेंस में करते हैं। साउंड एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। एग्जाम्पल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, रेडियो में इस्तेमाल होता है। ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, ये ब्रिज है, ठीक है, समझो बात को, ये ब्रिज है, इस तरीके से बना है ब्रिज, और यहाँ से कोई जा रहा है, तो अभी तो ये भैया सिंपल सा, कोई अगर एक दो बंदा गुजरा, तो एक दो बंदा जब गुजरा तो हल्का सा हिलेगा, ऊपर नीचे होगा। जब काफ़ी बंदे गुजरने लगेंगे इससे, ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसे हिलने लगेगा, तो इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ने लगा? पहले ऐसे था,
धीरे धीरे और इंसान बड़ा ऐसे होने लगा, और कोई इस पर दौड़ने लगा अगर तो और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है कैसे? एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो पुल क्या होता है, धीरे 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 कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है। तो भैया ब्रिज जो कोलैप्स करता है किसकी वजह से करता है? रेजोनेंस की वजह से करता है। ये याद रखना, प्रैक्टिकल सवाल आ सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। देखो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इनिशिएटिव है, आप सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक। वेलकम टू दी सिस्टम IAS। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट है, और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है, और साइंस हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, सारा लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, टाइम बहुत कम है। मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की कहानी ये है कि भैया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 1 सेकंड में अगर यहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगला 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि भैया 1 सेकंड में कभी जो है वो 2 मीटर कवर कर रहा है, अगला सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लिया। तो इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है, पर डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये भैया है सीधा सीधी बात, ये है जिगजैग का कहानी। यहाँ पे तो एक फिक्स पैटर्न है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है चीज़ें। कभी 5 मीटर भी कवर कर लेगा 1 सेकंड में, कभी 10 मीटर भी कवर कर लेगा, कभी 1 मीटर भी कवर करेगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया जा रहा है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक है गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इसमें 9th क्लास की NCERT में दिया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, न्यूमेरिकल सारा बनाया हुआ उसमें, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल वगैरह तो जल्दी पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा गया तो कम से कम फार्मूला याद रखो, अप्लाई करने के लिए होगा। V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² = U² + 2AS। प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक साथ कवर करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट यही है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी मूव हो रहा है और वर्टिकल भी मूव हो रहा है, तो इस तरीके का जो मोशन होगा उसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब इसका रेंज और वगैरह वगैरह जो इसका सारा कहानी है वो सब क्यों पढ़ना है, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, तो सिंपल सा डेफिनेशन समझ ले। अगर कभी आ गया तो एक थोड़ा आइडिया हो तो सवाल बन जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, 3 लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता है, A body continuous in its state or rest or motion unless an external force is applied to change the state। अगर टेबल पे जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है या कोई भी डब्बा रखा हुआ है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यही इनर्शिया है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो ये कोशिश करेगा कि हम रेस्ट में ही रहें। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये रेसिस्ट करेगा कि हम रेस्ट में रहें, उसी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मूवमेंट में है और उसको हम लोग रोकना चाहें, डिस्टर्ब कर रहे हैं फिर, तो वो क्या हो गया? अब इसका जो कोई अगर मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो ये मूव ही करना चाहेगा, तो यही उसका इनर्शिया है कि वो मूव करना चाहेगा, लेकिन हम लोग उसको रोक दे रहे हैं या और स्पीड उसको बढ़ा दिए।
ठीक है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन आएगा तो उसको कहेंगे मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया। बॉडी अगर मूवमेंट में है तो वो मूव रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट रहना चाहेगा तब तक जब तक लग कि हम लोग उस पर कोई बाहर से फोर्स ना अप्लाई कर दें और उसके स्टेट ऑफ जो पोजीशन है उसको चेंज ना कर दें, तब तक लग वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मूव में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम की कहानी होती है। इसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। तो फोर्स इक्वल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम बटा टाइम, रेट लगा हुआ तो टाइम से डिवाइड हुआ। अब चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाई टाइम। तो एफ इक्वल टू हो गया आई बाई टी। आई क्या होता है? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी एक कहानी है। अब एफ इक्वल टू ए में तो होता ही है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, किकिंग बॉल को जब किक करते हैं तो उसमें क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कहानी है। एफ इक्वल टू ए में उसमें मोशन आ गया, बॉल है, बॉल को किक किए तो बॉल क्या है? बॉल में मोशन आ गया, एफ इक्वल टू ए में लग जाएगा। पुशिंग शॉपिंग कार्ट, जो शॉपिंग कार्ट है उसको पुश हम लोग करते हैं, उसमें भी एफ इक्वल टू ए में ही लगता है। थर्ड लॉ की क्या कहानी है? थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बचपन से पढ़ते आए हो। फायरिंग करते हैं तो पीछे की तरफ भी झटका लगता है, और रॉकेट लॉन्चर में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो ये m1 है, ये m2 है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब कंडीशन ये है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर दोनों में से किसी एक का, मतलब इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इसका ज़्यादा हुआ तो ये जाके टकराएगा। किसी एक का तो कम होना चाहिए, इसका कम हुआ तो ये टकराएगा, इसका ज़्यादा है तो ये जाके टकराएगा। कहानी ये है, मतलब कि चेंज होना चाहिए किसमें? वेलोसिटी में। तो ये इसका वेलोसिटी ज़्यादा जाकर टकराएगा, दोनों मिल गया। ये m1 हो गया, v1 हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया, m2 हो गया, फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों बराबर होगा सर। यानी कि m1 u1, ठीक है, और m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पेंडुलम के बारे में देख लेते हैं, कभी कभी सवाल आ जाता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑसिलेशन मोशन, ठीक है, द बैक एंड द फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। तो भैया बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेशन मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं उसको। फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू 2π√L/g। फॉर्मूला इसलिए लिखा गया ताकि आपको बात समझ में आए कि इसका जो टाइम है किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो मास ऑफ द बॉब है, बॉब का जो मास है, मान लिया 5 kg है, तो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है टाइम को, ठीक है, जरा से भी टाइम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम से कोई मतलब ही नहीं है इसका। लेंथ से फ़र्क पड़ेगा, इसका जो लेंथ है ना उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, टाइम का। डिपेंड्स ऑन लेंथ नॉट मास ऑफ द बॉब। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि मास ऑफ द बॉब जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है टाइम, जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है टाइम, ठीक था। ये था कहानी मोशन और लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सिस्टम IAS जो है इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, सिस्टम IAS की तरफ से। ये जो सीरीज़ चलाया जा रहा है BPSC के लिए, ये बहुत ही ख़ास सीरीज़ है। ऐसा नोट्स के साथ और माइंड मैप के साथ कोई लेक्चर नहीं है, ठीक, मिलेगा बहुत सारा, लेकिन जो है वो ये कहेंगे कि भैया इतना
ज़्यादा मटेरियल नहीं कंटेंट करके रखेगा कि हर एक चीज़ जो है कवर करा दे और इतना कम टाइम में। तो इसको अप्रिसिएट करें आप और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सिस्टम आईएएस के इनिशिएटिव को आप अप्रिसिएट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे ही क्लास शुरू होता है लास्ट क्लास तक कुछ भी बीच में कोई बातचीत नहीं होती, पूरी की पूरी क्लास जो है वो पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं होता उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसलिए कह रहे हैं भैया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया। पॉलिटी से कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और फिजिक्स भी आज कंप्लीट हो जाएगा। सारा लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर दिया गया है, ठीक है। जो लेक्चर बचा हुआ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि भैया फिजिक्स जो है आज सारा लेक्चर आ जाएगा फिजिक्स का। तो इसका मतलब साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ करंट अफेयर बचेगा, ठीक है। और जो एमसीक्यू की कहानी है वो 10 दिन है पूरा, हम लोग जो है इसको करंट अफेयर करंट अफेयर तो लगभग कंप्लीट है। मतलब जो लेक्चर बचा उसको डाल देंगे, पर्सन इन न्यूज़ वगैरह, स्पोर्ट्स और भी जो भी, ठीक है, जो भी बचा हुआ करंट अफेयर का लेक्चर है। और एमसीक्यू भी साथ साथ चलाएंगे ताकि रिवाइज हो जाए परफेक्टली, स्टैटिक्स का भी और करंट अफेयर का भी। हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट से देखो सवाल आता है, देखो 10, 8 से 9 सवाल, ठीक है। रेंज हो 7 से लेकर 10 सवाल तक जो है रेंज है। एग्जैक्टली 10 भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कई बार 7 या 8 सवाल पूछा गया है, ठीक है। कई बार 10 सवाल भी पूछा गया है। तो 7 से 10 सवाल का जो रेंज है फिजिक्स का, वो इससे बहुत कम चांस है कि बाहर पूछे, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, यहीं से बन जाएगा सारा सवाल। लाइट देखो, लाइट चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वी सी ऑब्जेक्ट थ्रू लाइट। सिंपल सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है सर? तो लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। याद रखना, बगैर लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। अगर अंधेरा हो जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो लाइट बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कई बार सवाल पूछा गया है कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली बात। दूसरी बात, ये डुअल नेचर होता है इसका सर। देखिए ये 12th क्लास में आपको पढ़ना होगा कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दोनों नेचर है इसका। लाइट का डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों। उसके बाद देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, नहीं लिखते तो भी आपको पता है, लेकिन लिख दिया गया, एक नज़र देख लेना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड है लाइट का। आगे चलते हैं। लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। देखो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो सीधा सीधी लिख दिया गया है, इधर उधर की बातें नहीं है, इसलिए कंसंट्रेट होकर एक जगह पढ़ लो, सवाल नहीं छूटेगा अगर लाइट से आ गया तो। लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सन से जो रेज निकल रहा है उसको ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है सन से अर्थ तक रेज को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। फिर भी एक सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं तो लिख दिया गया। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो ये सब पढ़ के नहीं जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे सवाल नहीं बनेगा अगर आ गया तो। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे को छोड़ के नहीं जाना है भैया। और जिसको पता है उसको तो पता है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, दिमाग से निकल जाता है। क्या है कहानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? पहला तो ये है कि भैया सेम प्लेन होना चाहिए। प्लेन क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। यानी कि एक ही प्लेन में हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है सरफेस के।
तो अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से आया, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके निकल गया, तो बीचों बीच में है नॉर्मल, तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा, ठीक है। तो मतलब कि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेम प्लेन में है सब, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि सेम प्लेन में अगर है सारा कहानी, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या होगा, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होगा। नॉर्मल से ये एंगल बनाएगा थीटा आई, और नॉर्मल से ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा थीटा आर, और थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो, देखो सवाल कैसे बनेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या एम्पलीट्यूड चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी से तो बहुत बार सवाल पूछा गया है कि क्या जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। बिल्कुल भी नहीं, फ्रीक्वेंसी में ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। चेंज किस में होगा, एम्पलीट्यूड में, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखना, कोई भी चेंज नहीं होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी इसका था वही फ्रीक्वेंसी इसका होगा। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, याद रखना। बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मीडियम क्या है, सिल्वर है, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मीडियम क्या है, सिल्वर है। आगे चलते हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, और जैसे जैसे इमेज फॉर्मेशन होता है सब कुछ देखेंगे। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे हम लोग, यहीं बने रहो, वीडियो को स्किप करके तो देखो मत। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की क्या कहानी है आगे देखते हैं। तो ये है प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब देखो, प्लेन मिरर जो है, कभी भी जब लाइट इंसिडेंट होगा प्लेन मिरर पे, तो आपको ऐसा लगता है कि दो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो आपस में कट करेगा, रियल वे में कभी नहीं। अगर इधर से आया तो, अगर सीधा सीधे पैरेलल गया तो एक टकराया वापस चल जाएगा, अगर यहाँ गया तो यहाँ से टकरा के चला जाएगा, यहाँ गया तो यहाँ से टकरा के चला जाएगा। तो जो दो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपस में कभी कट नहीं करेगा। तो कट कहाँ करेगा, वर्चुअली कट करेगा, रियल नहीं कट करेगा, मतलब वर्चुअल कट करेगा, बिहाइंड द मिरर कट करेगा, ठीक है। ये कहने का था पर्पस मेरा। तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। और जब भी वर्चुअल किसको बोलेंगे, जब बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज। यानी कि दो सिचुएशन है, एक तो है भैया लेफ्ट साइड, एक है भैया राइट साइड। अगर राइट साइड बना तो रियल बनेगा, राइट मीन्स रियल हो गया, लेफ्ट मीन्स क्या हो गया, वर्चुअल, ठीक है। एल आगे वर्चुअल हो गया, और राइट साइड हो गया रियल। तो इमेज बन रहा है यहाँ किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा, ठीक है। साइज इज इक्वल टू द इमेज, यानी कि जितना बड़ा ये इमेज का साइज है, ठीक है, सॉरी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा इमेज का साइज होगा। साइज इज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट करो, ठीक है, इमेज नहीं, गलत बात है ये। तो साइज जो होगा इमेज का इक्वल टू कैसे होगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कर लो यहाँ पे। आगे चलते हैं। एग्जाम, जब एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया सर, एनसीईआरटी में प्लेन मिरर के बारे में कोई दिए तो फिगर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में। अब एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, जहाँ से सवाल आता है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सवाल एनसीईआरटी से ही आए, ठीक है। 90% आएगा पर 10% का चांस नहीं है, इधर उधर से सवाल पूछा ही जाता है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ आप समझो। इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवार्ड्स प्लेन विथ वेलोसिटी v, देन इमेज सीम्स कमिंग टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी 2v। क्या कहना चाह रहा है कि ये सर प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को अगर v वेलोसिटी से लेकर जाते हैं मिरर के तरफ, तो यहाँ जो इमेज बन रहा है वो इस तरफ आएगा कितना से, 2v से, ठीक है। आप कभी प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर देखो कि आप यहाँ हो और दौड़ किधर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि इमेज धीरे धीरे बड़ा होते चला जाएगा, लगेगा जैसे नज़दीक आ रहा है काफ़ी, ठीक है। तो इधर अगर v वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इधर 2v वेलोसिटी से इमेज, ठीक है, आएगा। मतलब कि
2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहे हैं तो इधर 4 मीटर पर सेकंड से इमेज दौड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये सवाल पूछा जाता है इसलिए लिख दिया गया है और कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। टू सी कंप्लीट इमेज द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जो MCQ सॉल्व किया होगा, जो टेस्ट सीरीज बनाया होगा, ये सब सवाल इनकाउंटर होता है कि भैया पूरा इमेज को देखने के लिए कितना साइज होना चाहिए मिरर का, तो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इफ़ प्लेन मिरर रोटेटेड विथ एंगल थीटा, ठीक है, अगर प्लेन मिरर को एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं, ठीक है, एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा, कीपिंग इंसिडेंट रे कांस्टेंट, मतलब फिक्स करके। तो इंसिडेंट रे अगर फिक्स हम रखें, कांस्टेंट रखें, तो अगर हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो कहानी मिला जुला कर क्या है कि अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल 2 थीटा से मूव करेगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ये इस स्फेयर है, अगर बीच से कट करते हैं 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। पहला सिचुएशन क्या कि अगर अंदर के तरफ हम कलर कर देते हैं तो जो बाहर की तरफ होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि अंदर की तरफ कलर करेंगे तो ये जो मिरर बनाएगा उसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, मतलब जो रे आएगा उसको डाइवर्ज कर देगा, इधर उधर फैला देगा। ठीक है, और अगर बाहर के तरफ हम कलर कर देते हैं और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अंदर वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इस ऐसा मिरर को क्या कहेंगे कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, मतलब जो रेज आएगा एक जगह कन्वर्ज होगा। ठीक है, एक जगह आकर मिलेगा, यहाँ पे आएगा डाइवर्ज हो जाएगा, सारा इमेज इधर बनेगा वर्चुअल। ठीक है, अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब इमेज फॉर्मेशन अभी हम लोग देखेंगे तो यही 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या वो देखते हैं। देखो, चीज़ों को पहले समझो। अगर कोई पैरेलल रे आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मिलेगा। किसके पैरेलल रे? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे वो देख लेते हैं। देखो, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट 1। ठीक है, अगर पैरेलल रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट को कट करेगा उसको कहेंगे फोकस। और रेडियस तो सिंपल सी, किसी न किसी का पार्ट है तो रेडियस होगा ही, स्फेरिकल मिरर है तो रेडियस होगा ही, बस ये है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो उसका सेंटर है, बस इसी की कहानी है। 3 प्रॉपर्टी यही तीनों से रिलेटेड है। देखते हैं क्या कहानी है। अगर ये मिरर है और कोई पैरेलल रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मिलेगा, ये पहला है कहानी। दूसरी बात क्या है, अब एक जो है आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा जिसका साइंस से बैकग्राउंड है कि लाइट का एक खास प्रॉपर्टीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कि जिस पाथ को फॉलो करेगा अगर उसको रिवर्स कर दोगे तो सेम पाथ को फॉलो करके वहाँ पहुँचेगा। मतलब कि अगर हम फोकस से रेज को लेकर जाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये तो कॉन्सेप्ट है कि जो पैरेलल रे आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलता है, और अगर हम इस तरीके से रे लेकर आए फोकस से तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से जो रे निकलेगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ जो फॉलो करती है, इधर उधर भागती ही नहीं है। तो सी से पास होने के बाद, मतलब सी से पास होने के बाद, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से ही वापस हो जाती है, रिवर्स कर जाती है रे। तो यही 3 प्रॉपर्टीज था। एक फोकस से गुजरती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो पैरेलल रे
टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हेन रे पासेस थ्रू फोकस, अगर फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, पढ़ चुके हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए सब कुछ लिख दिया है कि अब एक बार लिखा हुआ रहेगा तो पीडीएफ से भी आराम से पढ़ लोगे, समझ लोगे। व्हेन रेज पासेस थ्रू सी इट, ठीक है, रिट्रीटेड सेम पाथ, ठीक है। अगर सी से पास हो रहा है लाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर इसी पाथ को फॉलो करके निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। यही तीन जो है प्रॉपर्टीज है लाइट की, इसी पे सारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं जल्दी जल्दी। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब देखो एक बात समझो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे हम लोग, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे और फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जैसे ही पास लाएंगे मिरर का तो ये इधर मूव करेगा, मतलब इमेज फॉर्मेशन एफ से आगे बढ़ेगा, और इसको नज़दीक लाएंगे तो इमेज और इधर आएगा, और नज़दीक लाएंगे तो इमेज और इधर आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इमेज रेज जो है कट ही नहीं करेगा, फिर उसके बाद वर्चुअल इमेज बनेगा, वो लास्ट इमेज होगा, उसके बाद कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। वो कब बनेगा, जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा कहानी। तो समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा, एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी क्या कहानी है, हम लोग को पता है कि भैया इन्फिनिटी से जो रे आएगी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर निकलेगा, ठीक है। तो दो रे फोकस से पास करवा दिए, और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करता है वहीं पे इमेज बनता है, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, यही कॉन्सेप्ट है। इमेज कैसा बना, रियल, ठीक है, राइट साइड में बन रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, रियल बनेगा, लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, रियल बनेगा। लगता है वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ये तो हो गया राइट साइड ना, ये हो गया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड बनेगा इमेज, दो राइट साइड इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा वर्चुअल और लेफ्ट साइड में बनेगा रियल, ठीक है। वो बाय द मिस्टेक हो गया, यहाँ पे समझ लो बात, बस सिंपल सी बात है कि बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, और मिरर के सामने बनेगा तो रियल बनेगा, इसमें इतना करने की क्या ज़रूरत है। तो मिरर के सामने ही बन रहा है तो रियल बना, और इन्वर्टेड बना, उल्टा बना इमेज, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। एट इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक तो रे आप पास करा दो पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है एफ से पास होगा, और एक रे पास करा दो, ठीक है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। आपको पता ये चलेगा कि इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कट यहाँ पे कर रहा है, जब यहाँ पे कट कर रहा है तो पता ये चला कि सी और एफ के बीच में जो है इमेज बना। तो इमेज कहाँ कहाँ बना, ठीक है, इमेज बना एफ एंड सी के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो याद रखना है इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो कहाँ पे बना, फोकस और सी के बीच में बना। अब देखो फिर सी पे लेके आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते हैं, एट सी पे आ गया, ठीक है, सी पे लेकर आए तो और ये इधर आगे बढ़ेगा। तो भैया पहले सी और एफ के बीच में बन रहा था, अभी आगे बढ़े तो कहाँ जाएगा, सी पे ही आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट भी सी पे और इमेज भी सी पे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है कि जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो इमेज भी इधर आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थोड़ा। तो पैरेलल रे आया, एक फोकस से निकाल दिए, फिर एक फोकस से निकाले, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया, दो रे आपको लेके आना है, जो भी कन्वीनियंस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो पता ये चलेगा कि सी पे हमने रखा है और सी पे ही कट हो रहा है दो रे, तो सी पे ही बना इमेज, ठीक है। तो इमेज अगर सी पे रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इधर वाला जितना कहानी सब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड जाएगा, उधर जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है, यूनिक है, सी पे रहेगा तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा जो है वो साइज होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, सी पे रखने पे सी पे ही बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ, अब देखो तो अब सी और एफ के बीच में आ गए तो अब इमेज कहाँ बनना चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाओ, सी तक तो बन गया, सी के आगे जाएगा, सी के आगे जाएगा, यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बने, इधर इन्फिनिटी है तो इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी लार्ज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो बराबर हो गया है, छोटा था, अब इधर आ गया तो बराबर हुआ, अब बड़ा बनना शुरू होगा, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इधर बनना तो रियल इन्वर्टेड ही होगा, लार्ज होगा, इमेज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। आगे चलते हैं, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, 2 लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए टाइम लग रहा है, हर चीज़ को समझ भी रहे हैं हम लोग। एट एफ पे, अब धीरे धीरे आते आते हम लोग एफ पे आ गए। अब एफ पे जब रखेंगे तो एक तो रे हम लोग निकाल देते हैं ऑब्जेक्ट से पैरेलल, जो कि फिर फोकस होके निकलेगा, और एक रे निकाल देते हैं जो सी है वहीं से, तो सी से जो है वो पास किया तो सेम ये लाइन रहेगा, तो पता ये चला कि कहीं पे कट नहीं हो रहा, सॉरी कहाँ पे कहीं पे कट नहीं हो रहा, पैरेलल चला गया, तो कहाँ बन रहा है इमेज, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मिरर किस तरफ ही है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एट एफ एंड पी, अब देखो ये लास्ट सिचुएशन आया, और एफ फोकस और पी के बीच में हमने रख दिया, अब इससे आगे सिचुएशन ही नहीं है, पी पे कहाँ रखने जाएंगे, तो एट एफ एंड पी पे अगर रखेंगे, ये दोनों के बीच में अगर रख रहे हैं तो पता ये चला कि इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि बना है राइट साइड में, यानी कि बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, लार्जर देन द मिरर बनेगा। तो सी के बाद जितना इमेज इधर बना तो वो क्या बना, लार्जर बना, सी से पहले जो इमेज बन रहा था वो स्मॉलर बन रहा था, ठीक है। ये सब बात को भी एनालाइज करके पढ़ना चाहिए, टेंशन कम होगा। यूज़ कहाँ कहाँ है, यूजेस, टॉर्च में ENT डॉक्टर इस्तेमाल करता है, डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, हेड लाइट ऑफ व्हीकल में, तो ये सब में यूज़ होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यूजेस भी आपको याद रखना है, टॉर्च में, ठीक है, ENT डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्च लाइट, सोलर कुकर, हेड लाइट ऑफ व्हीकल। कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं क्या कहानी है, कॉन्वेक्स मिरर की कई बार बोलने में जो मिस्टेक हो गया भैया, कि ये जो यूजेस है वो कॉनकेव मिरर का यूज़ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ है, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अक्सर टाइम मिस्टेक होता है। टॉर्च, ENT डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्च लाइट, सोलर कुकर, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अभी लेंस पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, ठीक है, जो कि डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज नहीं होता। इमेज एट इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी से पैरेलल रे आएगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे कट करेगा, ठीक है, डॉट से मिलाएंगे तो फोकस पे, तो मतलब फोकस पे इमेज बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, इमेज के इधर बना, ठीक है, इस साइड में, राइट हैंड साइड में बना है, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, सिंपल सी बात है, 2 ही कंडीशन इसमें आएगा। और उसके बाद इमेज के बिटवीन द P एंड F, और P और F के बीच में जब रखेंगे, फोकस इधर है और ये, ठीक है, पोल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज तो इधर ही बनने वाला है हर हाल में, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ पे बनेगा, बिटवीन द P एंड F, कहाँ पे रख रहे हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, C तो यहाँ है ना, इधर इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया पोल, और बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक पैरेलल लाइन फोकस पे, सी से ही गुजार दिए, रिवर्स हो गया, तो ये पोल हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, बीच में इमेज बना P एंड C के बीच में। तो भैया पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन द P एंड F, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है, सिंपल सी बात है, याद करना आपको। यूजेस कहाँ कहाँ है, स्ट्रीट में, लैंप में, रिफ्लेक्टर में, ऑन रोड में, रेयर व्यू मिरर, ये सब में यूज़ है, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आप देख लो, 1/,
u प्लस 1/b इक्वल टू 1/f, ये साइन कन्वेंशन, इधर प्लस इधर माइनस की कहानी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या कहानी है, अब एक सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम लोगों ने देख लिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, यहाँ पे दो मीडियम के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि इंसिडेंट रे का मीडियम अलग होगा और रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम अलग होगा, ठीक है। जब भी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है ट्रेवल करेगा तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दो सिचुएशन गुजरेगा, एक सिचुएशन तो ये होगा कि यह है डेंसर मीडियम, यह है रेयर मीडियम, आपने पहले पढ़ा होगा, यह है रेयर मीडियम, यह है डेंसर मीडियम। तो एक सिचुएशन ये होगा कि डेंसर से रेयर में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा सिचुएशन क्या है कि रेयरर से अगर डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स आएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहे हैं तो नॉर्मल की तरफ भागेगा रिफ्लेक्टेड रे, और डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहे हैं तो नॉर्मल से दूर भागेगा रिफ्लेक्टेड रे। ये दो सिचुएशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही कहानी है सारा रेयरर और डेंसर की। अब इसका निकालने का एक फार्मूला भी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो मीडियम में वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। वुड अपीयर हाफ इन द वाटर, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, यहीं से सवाल पूछा जाता है एग्जाम्पल से, कि जो लकड़ी है वो पानी में आधा दिखाई किसकी वजह से देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्वाइन अपीयर बल्ज इन द वाटर, क्वाइन थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। स्पून अपीयर्स बेंट इन द वाटर, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है स्पून किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। उसके बाद सन बिफोर सनराइज एंड द सनसेट, ये सब कहानी किसका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल देखते हैं क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर क्रिटिकल एंगल से ही सवाल आ गया तो क्या करोगे आप, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ को पढ़ के जाओ, लाइट से सवाल आएगा, ज़्यादा सवाल लाइट से ही आता है, 2-3 सवाल यहीं से बन जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या कहानी है। आपको पता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है। ये है नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है सरफेस का, तो लाइट जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन दूर भागेगा नॉर्मल से। थोड़ा और ऊपर लेकर गए थोड़ा और दूर भागेगा, ठीक है। आराम से समझना, थोड़ा और दूर लेकर गए तो सिचुएशन ये आएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी पे आ जाएगा। तो जब ये सिचुएशन आएगा तो उस एंगल को कहेंगे ये थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल, तब जब नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से कैसा एंगल बना लिया भैया, ये था कहानी, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ लेकर आए, यहाँ चलाया, ठीक है। ये था कहानी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना लिया नॉर्मल से, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा सी। तो वो एंगल जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बना दे तो उस एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। एक बात में याद रखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, थीटा आई थीटा आर, ठीक है, एंड नॉर्मल सब एक प्लेन में होगा। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, आपको पता है, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, स्नेल्स लॉ का साइन आई बाई साइन आर की कहानी है। तो क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया होगा, वो एंगल जिस पे रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए नॉर्मल से, उस एंगल को क्या कहेंगे, थीटा सी। थीटा सी का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री बनाए नॉर्मल से। अब उसके आगे की कहानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब आप ये देखो कि यहाँ तक तो ठीक है मामला, कि यहाँ तक आया रे और यहाँ पहुँच गया, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लेकर आते हैं रे को,
तो क्या आपको लगता है कि जब यहाँ लेकर आएंगे रे को तो अब ये इस मीडियम में ही सेम ट्रेवल करेगा? मतलब ये डेंसर था, ये रेयरर था। तो सिचुएशन ऐसा आ गया कि थोड़ा सा और ऊपर ले गए रे को, तो अब यहाँ ना आकर ये नीचे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि डेंसर मीडियम में ही इनिशिएट हुआ था और डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गया। जब ये सिचुएशन कब आएगा? जब ये थीटा सी जो है उससे ज़्यादा एंगल बनेगा तब। यानी कि थीटा सी से अगर एंगल हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। कब? जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाएगा कौन? इंसिडेंट रे नॉर्मल से। तो मतलब ये था हमारे पास थीटा सी, हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया थीटा सी से। थीटा सी से जैसे ही आगे बढ़ाया तो इसका तो लास्ट पॉइंट था, ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर थीटा सी ये है, ठीक है, एकदम देखो डिजिटल इमेज बना हुआ, ये थीटा सी है। अब थोड़ा सा थीटा सी से हमने बढ़ा दिया यहाँ, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में। तो ये सिचुएशन को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, मिराज में, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, एंडोस्कोपी में, ये सब में यूज़ है कहानी इसका। तो व्हेन थीटा आई यानी कि इनिशियल रे जो है वो थीटा सी से ज़्यादा होगा, एंगल बनाएगा, देन रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, डेट इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम बेहतरीन से समझ में आ गया होगा आपको। लेंसेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये है कहानी। कन्वर्जिंग नेचर होता है, ये सारा रे जो है आके कन्वर्ज होता है एक जगह पे। इमेज सेम एज द कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस में इमेज बनता है वो सेम इमेज बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। फिर यहाँ से देखो मिस्टेक हो, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगा वो कॉनकेव मिरर में, मिरर है यहाँ पे, देखो मिरर और लेंस में अक्सर टाइम मिस्टेक होता है। कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, करेक्ट कर देंगे PDF में, कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं। तो जो कॉनकेव मिरर में बनेगा इमेज, ठीक है, वही इमेज सेम बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में। आगे चलते हैं, ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये आएगा रेज और डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। इसी को यूज़ करते हैं मायोपिया में, ठीक है। मायोपिया में कहानी ये होता है कि इमेज जो बनता है, इसमें क्या होता है कहानी कि नज़दीक की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अब इसकी वजह से हमको चाहिए कि लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर दे, तो डाइवर्ज कौन करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा कॉनकेव लेंस। इसलिए हम लोग कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाए और दूर की चीज़ें भी आसानी से दिखाई देने लगे। और इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा होगा। देखो यहाँ पे मिरर लिख दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, मिस्टेक हो, बाय द मिस्टेक हो गया है वो, ठीक है। पावर ऑफ लेंस 1/f। पावर ऑफ लेंस कैसे नापते हैं? डायोप्टर से मेजर करते हैं। 1 डायोप्टर मीन्स फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ 1 मीटर का है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस निगेटिव होगा, ठीक है। अब ये क्या मतलब है? अगर कोई आपको बोले कि +2 डायोप्टर का जो है चश्मा हमने खरीदा है, मतलब प्लस लगा हुआ है, तो आपको दिमाग तुरंत कहाँ जाना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस में। अगर -2 डायोप्टर बोला तो दिमाग कहाँ जाना चाहिए? माइनस है तो कॉनकेव लेंस है वो, ठीक है। मायोपिया की कहानी देखा हम लोगों ने। मायोपिया में सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट नोट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की ऑब्जेक्ट जो है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो वी यूज़ कॉनकेव मिरर, हम लोग कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव लेंस, फिर मिस्टेक, कॉनकेव लेंस, ये सब करेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मिरर के जगह जो है वो लेंस की जगह कहीं पे मिरर हो गया, मिरर के जगह कहीं पे लेंस हो गया। तो मायोपिया में लेंस इस्तेमाल करते हैं, मिरर थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो वी यूज़ कॉनकेव लेंस, ये याद रखना, ठीक है।
ये था कहानी पूरा। अब देखो यहाँ पे एक हाइपर मायोपिया भी होता है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका पूरा का पूरा वो अपोजिट है, क्यों पढ़े हम उसको? एक चीज़ याद रखो, उसका पूरा का पूरा अपोजिट है। उसमें भैया दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। उसमें कॉन्वेक्स लेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लोग कॉनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो ये था पूरा लाइट का कहानी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। जो भी पीडीएफ में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। देखो एक ही दिन में सारा पीडीएफ बनाया तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है, आप सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वेलकम टू दिस सिस्टम IAS। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट है और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स का सारा लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर, ठीक है। और उसके बाद MCQ का सीरीज चलेगा हमारा 10-12 दिन। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, पैरेलल सीरीज, ठीक है। सारा देखेंगे, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन अ यूनिट चार्ज, पहली बात तो ये यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज कैरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, तो उसमें जो वर्क डन हुआ उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो जो वर्क डन हुआ उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, मतलब जूल पर कूलम। इसको क्या कहते हैं? वोल्ट, ठीक है, जिसको V से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब ये है VA, ये है VB। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। और अगर हम VAB की बात करें तो मतलब कि VA माइनस VB हुआ। हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोवेस्ट पोटेंशियल जो है करंट फ्लो करता है, मतलब कि VA से VAB की तरफ जो है फ्लो करेगा करंट। और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका उल्टा फ्लो करता है चार्ज, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। चार्ज फ्लो कैसे करेगा? VB माइनस VA। नोट क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होगा? 0 होगा, ये याद रखो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। अगर 2 हर जगह पोटेंशियल 2 ही वोल्ट है तो भैया 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 0। अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए 0 होता है, हर जगह जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहानी है इलेक्ट्रिक करंट की? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहाँ पे रेट बोला वहाँ पे टाइम से डिवाइड होता है, हाँ या ना? तो चार्ज पर यूनिट चार्ज में, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, डैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I से डिनोट करते हैं, I = Q/T। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ही डेफिनेशन है। स्मॉल करंट इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर 1, ठीक है। बहुत स्मॉल करंट 1 माइक्रो, स्मॉल करंट इज मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, ये हो गया, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे हम कलेक्ट कर देते हैं तो ये आमीटर बन जाता है। आमीटर नाप किस काम में आता है भैया? करंट को नापने के काम में आता है।
करंट की क्या कहानी है, दो तरह का करंट होता है, एक होता है एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट। एसी करंट में क्या होगा, एसी करंट में होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होगा इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें सेम होगा। डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। अगर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ये एसी करंट है, तो यहाँ पे आया तो मतलब कि करंट फ्लो हुआ। जैसे ही नीचे गया करंट फ्लो बंद हो गया, फिर ऊपर आया करंट फ्लो शुरू हो गया, फिर नीचे आया करंट फ्लो बंद हो गया। इसी वजह से इसी को रोकने के लिए कि अल्टरनेट करंट है ना, एक जगह करंट पास हुआ फिर बंद हो गया, फिर पास हुआ फिर बंद हुआ, फिर पास हुआ फिर बंद हुआ। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है पंखा में, ताकि कैपेसिटर चार्ज रहे, और जब ये अल्टरनेटिंग करंट जब नीचे की ओर आए तो ये कैपेसिटर तुरंत जो है वो चार्ज देता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है पंखा को, जिससे पंखा लगातार चलता है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो पंखा रुक रुक के चलने लगता है, मतलब जैसे ही चार्ज फ्लो हुआ तो चला, चार्ज रुक गया तो ढक ढक आवाज़ आने लगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। बैटरी को चार्ज करने में आप दिमाग लगाओ, क्या होगा भैया, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट चाहिए, डायरेक्ट करंट। और एसी करंट से डीसी में कन्वर्ट करना है, यानी कि एसी से डीसी कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर ही यूज़ करेंगे, और डीसी से एसी में लेके जाना है उसको तो इन्वर्टर यूज़ करेंगे। ये भी याद रखना, हर एक चीज़ लिखा हुआ है। रेक्टिफायर कब इस्तेमाल होगा, जब एसी से डीसी जाएंगे और डीसी से एसी की तरफ जाएंगे तो इन्वर्टर इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट करंट ही इस्तेमाल होता है बैटरी में, बैटरी को चार्ज करने में, मोबाइल में भी लगातार पावर सप्लाई मिलेगा तभी तो चार्ज होगा बैटरी। ओम्स लॉ देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्ट जो होगा, वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तब, यानी कि जब ये हटेगा यहाँ से तो V इक्वल टू आई आर आ गया। अब देखो V इक्वल टू आई आर है, तो जब R निकालेंगे तो V बाई आई नहीं होगा, क्या होगा, तो R इक्वल टू V बाई आई हुआ, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, ओम बोलते हैं इसको। सिंपल सी चीज़ है। रेजिस्टेंस देखते हैं, ये है देखो भैया वायर। अब वायर जब है तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और ये हो गया रेसिस्टिविटी, और ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बाई एरिया का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बाई एरिया का। और जब ये हटेगा तो आएगा रो, तो भैया रो एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। चलो विस्तार से समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वायर पहले इतना छोटा था भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर बढ़ेगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, लेकिन लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगा। तो जब लेंथ बढ़ेगा, अब एक चीज़ बढ़ रहा दूसरा चीज़ घटेगा ना जी, तो लेंथ बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। जब एक घटेगा, एक तरफ लेंथ बढ़ भी रहा और एक घट भी रहा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया। नीचे में अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो भैया ओवरऑल वैल्यू तो कमेगा ना, और एल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, ये याद रखना है। कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो 1/R होता है कंडक्टेंस, तो 1 हो गया ओम, जिसको कहेंगे MHO। सीधा यूनिट आ जाती है कि महो जो किसका यूनिट है, तो कंडक्टेंस का है यूनिट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे है। सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर दिया हुआ, देखो भैया ये बैटरी लगा हुआ, पॉजिटिव से चार्ज निकलता है और फ्लो करेगा। सीरीज में ये याद आपको रखना है कि करंट हर जगह सेम होगा, ठीक है, वोल्टेज जो है वो, और ये करंट जो है हर जगह सेम होगा, ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो अब वोल्टेज डिफरेंस होगा, तो करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा।
फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि करंट सेम, सर्किट में करंट सेम होगा। सेकंड क्या कहता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, तो देखते हैं V इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो IR होता है, तो IR1 IR2 IR3 इस तरीके से जाएगा। I सब में सेम है, I कॉमन हो जाएगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे V इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो V इक्वल टू भी क्या होता है भैया, R इक्विवेलेंट, I से I यहाँ कैंसिल होगा तो R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल सी बात है, R इक्विवेलेंट क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया फार्मूला, सीधा सीधा आएगा सर्किट और सीधा सीधा सवाल बनाना है। ज़्यादा घुमा फिरा कि सब में जो है एग्ज़ाम में सवाल नहीं आता है साइंस से। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ से करंट निकला, यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज हर जगह सेम हो, पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है घर में, ताकि हर जगह बराबर वोल्टेज मिले। ठीक है, तो वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग है। देखते हैं क्या कहानी है। तो V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3। V यहाँ कैंसिल हो जाएगा, V यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैथ जिसको समझ में आ रहा होगा वो समझ में आ रहा होगा बात कि भैया जिसको मैथ थोड़ा सा सही होगा, मतलब इतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थोड़ी है। यहाँ पे V यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो V कैंसिल नहीं हो जाएगा। 1 बाई R इक्विवेलेंट है तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं। पैरेलल कनेक्शन इन हाउसेस में जो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50 है, वोल्टेज 220 वोल्ट सप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं क्या कहना है। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एक यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। P इक्वल टू VI। ठीक है, P जो पावर होता है उसका फार्मूला क्या है, V इंटू आई। ठीक है, और P इक्वल टू VI है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग भैया, I स्क्वायर R कर सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। V इक्वल टू IR यहाँ पे पुट कर दिए, I ये हुआ, I मिलकर I स्क्वायर R हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि R को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, R स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक R से एक R तो कैंसिल हो गया, एक R बच गया। I स्क्वायर यहाँ, R स्क्वायर यहाँ, तो V स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R हो गया। तो ये एक लिखोगे, एक से सब डिराइव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू VI। इलेक्ट्रिक बल्ब, एक एक करके चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल आता है उसमें हम लोग फोकस करते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसी से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, और इसमें जो भरा होता है आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का तार होता है भैया, निकल प्लस क्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम कहानी यह है, नाइक्रोम का बना होता है तार, इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हीटर टिकता है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या कहानी है, कॉइल बना होता है नाइक्रोम से, हैंडल होता है बैकेलाइट का। फ्यूज़ वायर की क्या कहानी है, फ्यूज़ वायर में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। लो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट अगर लो नहीं हुआ फ्यूज़ वायर का तो भैया वो फिर वो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो भैया पूरा तो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए तो फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा रेसिस्ट करे तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। अब लेड प्लस टीन का बना होता है, लेड होता है 37%, टीन होता है 73%, 63%। ठीक है, फ्यूज़ वायर का। गैल्वेनोमीटर पता है आपको कि भैया बहुत स्मॉल करंट को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो में 10⁻⁻⁶। वो आमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है भैया, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, करंट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो आइडियल आमीटर होता है, देखो इंपॉर्टेंट, आइडियल आमीटर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस 0 होता है, कोई भी जो है वो करंट को विदड्रॉ नहीं करेगा, रेजिस्टेंस 0 होगा। वोल्ट मीटर में क्या होगा, यूज टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का जो है वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक क्या, इन्फिनिटी।
आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब भैया ये प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, यहाँ पे फ्लो होता है यहाँ से, ठीक है। ये इसका टर्न कम होता है, इसका टर्न ज़्यादा होता है, वो सब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये था कहानी, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यहीं तक कहानी था। अगर इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बार बार आप इसको रिवीजन करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो भैया चैनल छोटा है, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको मिल रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है, और हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसका PDF जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सिस्टम वाइज हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है भैया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस का ये लास्ट लेक्चर है, मतलब बायोलॉजी कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, और फिजिक्स का ये लास्ट लेक्चर है, मतलब साइंस का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हमारा स्टैटिक्स का पोर्शन कंप्लीट, और करंट अफेयर का जो बचा हुआ लेक्चर है वो जल्दी जल्दी आ जाएगा, और MCQ भी साथ में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आज 2 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हुए लास्ट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है एक, इसका फार्मूला होता है F/D। वर्क एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है ही ये। यूनिट इसका होता है जूल, सिंपल सी बात है। वर्क इक्वल टू F/D cos थीटा आपने पढ़ा होगा। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कि वर्क ही हो गया, तो यूनिट क्या हो गया, जूल। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल। काइनेटिक एनर्जी की क्या कहानी है, डू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब आते हैं बात पोटेंशियल एनर्जी की। अब यहाँ से जो है कहानी शुरू होगा। पोटेंशियल एनर्जी जल्दी समझ में नहीं आता क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और शेप। तो पोजीशन और शेप की वजह से जो एनर्जी स्टोर है बॉडी में, जैसे कि डैम ले लेते हैं। अब डैम है, वाटर यहाँ पे स्टोर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही डैम को खोलेंगे पानी अचानक नीचे अपना एनर्जी दिखाएगा, जो एनर्जी स्टोर था वो तुरंत दिखाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। वाटर इन डैम स्प्रिंग, स्प्रिंग का देखो हाफ kx² होता है, पढ़ना है इसका 11-12 में, तो सब कहानी नहीं है। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग में, बो में देखो एरो, ये बो है, यहाँ पे एरो जब लगाते हैं कहानी हम लोग एरो की छोड़ने के लिए, तो ये इसको खींचते हैं। जब खींचते हैं इसको तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जैसे ही छोड़ेंगे अपना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं हम लोग, ये है ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अभी कोई हाइट नहीं है। थोड़ा सा हाइट में बढ़ाएं, हाइट जैसे ही बड़ा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, छोड़ेंगे तुरंत नीचे गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। अब जैसे हाइट जब यहाँ पे पड़ गया और हाइट एज पे है, तो अब 2 बातें आपको समझनी है। एक तो जितना मैक्सिमम हाइट गेन करना था ये कर लिया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब मूव आगे करेगा ही नहीं। लेकिन P जो होगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा mgh, क्योंकि हाइट मैक्सिमम गेन की हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यही नीचे जब होता, यहाँ पे ये वाला सिचुएशन रहता, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है ये धीरे धीरे, तो काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जो आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एग्जांपल भी याद रखना है। उसके बाद है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो है मतलब ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बचपन से रहते रहते आपको याद हो गया होगा। मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे चलते हैं, ड्रॉप कंडीशन पढ़ते हैं हम लोग। ड्रॉप कंडीशन क्या है, अब ड्रॉप का कंडीशन देखो क्या है, तुरंत समझ में आएगा, कोई बात हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए।
ये बॉल है, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको जब नीचे हम लोग गिराएंगे तो कॉमन सेंस लगाओ कि हाइट घट रहा है कि नहीं। अभी हाइट है इतना, जब यहाँ पे बॉल आएगा तो हाइट बचेगा इतना, जब यहाँ पे बॉल आएगा तो हाइट बचेगा इतना। तो मतलब हाइट जब इसका घट रहा है सर, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हाइट घट रहा ऊपर से ड्रॉप करने पे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। वाई? क्योंकि हाइट घट रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, कैसे? क्योंकि यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, स्पीड बढ़ जाएगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये दो बात आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क बाई टाइम यानी कि जूल पर सेकंड, जिसको वाट कहते हैं। अब तक हम लोग वही समझ रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर दिया हुआ छोटा सा ग्रेविटेशन की कहानी है, वो देख लेते हैं। बायोन्सी वगैरह से सवाल आ जाता है कभी कभी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हम लोग देख चुके हैं। एक यहाँ पे M ब्लॉक है, एक M2 ब्लॉक है, तो ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों में तो भैया उसका क्या मतलब हो, मतलब कैसे निकालेंगे? तो भैया M1 इसका मास दोनों को मल्टीप्लाई करो, और ये कहता है लॉ कि भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। तो हमने डिवाइड कर दिया, जी लगा दिया, तो आ गया फार्मूला याद रखना आपको, F = G × M1 M2 / R²। थ्रस्ट एंड प्रेशर सीधा सीधी NCERT से लिया गया सारा कहानी है, देखते चले जाओ। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट क्या? थ्रस्ट बेसिकली फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। रिलेशन क्या है? तो प्रेशर और थ्रस्ट में तो प्रेशर = थ्रस्ट अपॉन एरिया, वही बात है यार, फोर्स यूनिट एरिया, सिंपल सी बात है। थ्रस्ट क्या? फोर्स ही तो है। आगे चलते हैं, बायोन्सी देखते हैं। सिंपल से पहले बायोन्सी को समझते हैं, उसके बाद क्या होता है बायोन्सी। ये है कोई टब, इसमें रखा हुआ लिक्विड। अब कोई ब्लॉक इसमें डालते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा mg, आपको पता है। तो ये mg फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो वाटर जो है या कोई भी लिक्विड है तो इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स को कहेंगे बायोन्सी फोर्स। यानी कि बायोन्सी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हम अर्थ खींच रहा है इधर तो लिक्विड लगाएगा इधर, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन लिक्विड देन लिक्विड एक्सर्ट द फोर्स कॉल्ड बायोन्सी फोर्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, वही अपवर्ड फोर्स बायोन्सी फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाई इट। बस इसमें ये ऐड कर दिया कि वो जो फोर्स होगा तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उतना फोर्स लगेगा सर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बकेट है, इसमें कोई लिक्विड है, तो अगर ये ब्लॉक गया इसमें और ये इतना वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है, इधर इधर लेयर बढ़ा दिया इसका, तो जितना वाटर को डिस्प्लेस किया है उतना फोर्स लगाएगा ही, ठीक है, उतना फोर्स लगाएगा। बात समझ लें आप। अब 3 सिचुएशन क्रिएट होगा। एक सिचुएशन तो ये क्रिएट होगा कि बॉल को अगर हम डालते हैं, यानी कि ब्लॉक को अगर हम डालते हैं तो कम्प्लीटली जो है सिंक कर जाए, डूब जाए। एक सिचुएशन ये हो कि पार्शियली जो है वो से ये करें मतलब सबमर्ज्ड हो जाए और थोड़ा सा ऊपर का पार्ट ऊपर रहे। एक हो सिचुएशन कि एग्जैक्टली सबमर्ज हो जाए, पूरा कम्प्लीटली अंदर तक सबमर्ज ना हो, मतलब कि बॉल जो ये वुड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लॉक जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि फ्लोट भी करेगा और ये सबमर्ज्ड भी है अंदर। तो ये कब कब होगा? जब इसका वेट यानी कि इसका फोर्स, वेट क्या है? फोर्स ही तो है, सिंपल सी बात है फिजिक्स में।
इसका फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा इसके वेट से, तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ब्लॉक बहुत ज़्यादा भारी है। अब एक सिचुएशन ये होगा कि भैया ये जो फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि पार्शियली सिंक करेगा, ठीक है, मतलब पार्शियली जो है सबमर्ज कर जाएगा और फ्लोट करेगा। एक सिचुएशन ये है, यहाँ तक लेयर था, कंप्लीटली जाके सबमर्ज हो गया, लेकिन तैर भी रहा है ये, यानी फ्लोट भी कर रहा था। ये कब होगा, जब W = W1 होगा। सिंपल सी बात है। सरफेस टेंशन देख लेते हैं। कई बार सरफेस टेंशन से सवाल पूछा जाता है। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है तो वो अपना मिनिमम शेप रिक्वायर करना चाहता है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। और सबसे मिनिमम शेप किसका होता है भैया, स्फीयर का, गोल चीज़ का होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री लिक्विड बॉन्ड टू एक्वायर मिनिमम एरिया रिक्वायर करना चाहता है, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। अब नल से पानी निकालते हैं हम लोग, तो लास्ट ड्रॉप देखो गोल गोल अपने आप शेप लेने लगता है, डेट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अब अर्थ देख लो, गोल है सरफेस टेंशन की वजह से। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ सब गोल ही है। सरफेस टेंशन मिनिमम स्पेस रिक्वायर करना चाहता है, मिनिमम एरिया रिक्वायर करना चाहता है कोई भी चीज़, डेट इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। कंप्लीट हो गया, ये लास्ट लेक्चर था फिजिक्स का, ठीक है, यानी कि साइंस का लास्ट लेक्चर हो गया। अब हम लोग सिर्फ करंट अफेयर को ही पे ही कम्प्लीटली ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है MCQ भी आएगा सीरीज, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, एक साथ PDF करके दे देंगे, क्योंकि अब डिस्क्रीट मैनर में जो है वो PDF, ये लास्ट PDF है, एक साथ ही करके पूरा फिजिक्स का PDF एक ही साथ दे देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल देंगे, ठीक है। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिस्टम IAS के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब सिस्टम IAS को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।